एक बकरी द्वारा धनिये की कुछ पत्तियों को चर लेने की घटना इतिहास के पन्नों में शायद ही कहीं दर्ज हो। ये इतनी साधारण और महत्वहीन घटना थी कि इसका कोई जिक्र तक करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी इतिहास केवल बड़ी बड़ी लड़ाइयों, संधियों और षड्यंत्रों से नहीं बनता। कभी कभी एक बकरी, धनिये का एक पौधा और बादशाह अकबर के सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की एक छोटी सी शरारत भी इतिहास को एक गहरा सबक सिखा जाती है। ये कहानी उसी दौर की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था और उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। आगरा की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी पूरी रौनक में जाग रहा था। गलियों में लोग अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े थे। मंदिरों से घंटियों की आवाजें आ रही थी और मस्जिदों से अजान की पुकार गूंज रही थी। इसी शहर में शाही किले से कुछ दूर बादशाह के नवरत्नों में से एक बीरबल का एक सुंदर और व्यवस्थित घर था। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनकी सलाह के बिना बादशाह अकबर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते थे। बीरबल को बागवानी का बड़ा शौक था। उनके घर के पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे जिनकी खुशबू से पूरा माहौल महकता रहता था। बीरबल ने बड़ी मेहनत से उस बगीचे को सजाया था। एक कोने में गुलाब की क्यारी थी तो दूसरी तरफ गेंदे और चमेली के पौधे लगे थे। इन सब के बीच एक छोटी सी क्यारी में बीरबल ने कुछ खास उगाया था, धनिया। ये कोई आम धनिया नहीं था। इसके बीज उन्हें एक ईरानी सौदागर ने तोहफे में दिए थे। उस सौदागर का कहना था कि ये धनिया अपनी खुशबू और स्वाद के लिए पूरे ईरान में मशहूर है और इसमें कुछ औषधीय गुण भी है। बीरबल ने बड़े चाव से उन बीजों को बोया था और एक बच्चे की तरह उन पौधों की देखभाल की थी। अब वे पौधे बड़े हो गए थे और उनकी हरी भरी पत्तियां हवा में अपनी मनमोहक सुगंध बिखेर रही थी। बीरबल ने सोचा था कि जब यह धनिया पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो वो इसे बादशाह अकबर को पेश करेंगे और उनके लिए खास पकवान बनवाएंगे। उसी मोहल्ले में एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था शांति। शांति बहुत गरीब थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके बच्चे भी दूसरे शहरों में जाकर बस गए थे। उसकी पूरी दुनिया उसकी एक बकरी के इर्द गिर्द घूमती थी जिसे वो प्यार से चंपा कहकर बुलाती थी। चंपा भी बड़ी नटखट और चंचल थी। दिन भर इधर उधर फुदकती रहती। शांति उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। उस दिन सुबह शांति अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ काम कर रही थी। उसने चंपा को एक रस्सी से खूंटे से बांध दिया था, लेकिन शायद रस्सी थोड़ी ढीली बंध गई थी। चंपा को आज कुछ नया करने की सूझी। उसने थोड़ा जोर लगाया और रस्सी खूंटे से निकल गई। आजाद होते ही वो खुशी से उछलती कूदती गलियों में घूमने लगी। घूमते घूमते उसकी नजर बीरबल के बगीचे पर पड़ी। बगीचे का छोटा सा दरवाजा शायद माली खुला छोड़ गया था। चंपा के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। अंदर तरह तरह के पौधे और हरी हरी घास थी। वो अंदर घुस गई और इधर उधर मुंह मारने लगी। गुलाब के कांटों से बचते हुए और गेंदे की तेज गंध से नाक सिकोड़ते हुए उसकी नजर उस खास क्यारी पर पड़ी जिसमें बीरबल का ईरानी धनिया लगा हुआ था। धनिये की ताजा और मनमोहक खुशबू ने चंपा को अपनी ओर खींच लिया। उसे क्या पता था कि ये कोई आम धनिया नहीं है। उसके लिए तो ये बस एक स्वादिष्ट हरा चारा था। और फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में चंपा ने पूरी की पूरी क्यारी साफ कर दी। एक भी पत्ती नहीं बची। अपना पेट भरकर वो डकार लेती हुई बगीचे से बाहर निकल गई और वापस अपनी मालकिन के पास जाकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद बीरबल अपने बगीचे में टहलने के लिए आए। उनकी नजर जैसे ही धनिये की क्यारी पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। क्यारी पूरी तरह से खाली थी।
मिट्टी में खुरों के छोटे छोटे निशान थे जो किसी बकरी के लग रहे थे। बीरबल को एक पल के लिए तो बहुत गुस्सा आया। उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया था। उन्होंने माली को बुलाया और सख्ती से पूछा। माली ने डरते डरते बताया कि शायद वह दरवाजा बंद करना भूल गया था। बीरबल ने मोहल्ले में पता करवाया तो मालूम हुआ कि ये हरकत शांति की बकरी चंपा की है। बीरबल शांति की झोपड़ी पर पहुंचे। शांति ने जैसे ही बादशाह के इतने बड़े मंत्री को अपने दरवाजे पर देखा, वो डर के मारे कांपने लगी। बीरबल ने उसे पूरी बात बताई। शांति को जब पता चला कि उसकी चंपा ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बीरबल से माफी मांगने लगी। मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरी बकरी को कुछ न कहें। वो नासमझ जानवर है। बीरबल उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर पिघल गए। वो जानते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और न ही उस बेजुबान जानवर की। लेकिन तभी बीरबल के खुराफाती दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। इस छोटी सी घटना को एक बड़ा रूप देकर दरबारियों की बुद्धि और बादशाह के धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। उन्होंने शांति को दिलासा दिया, माई, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बकरी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। इसका फैसला अब दरबार में ही होगा। ये कहकर बीरबल वहां से चले गए। शांति बेचारी चिंता और डर के मारे वही खड़ी रह गई। अगले दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी और मंत्री अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल बड़ा गंभीर था। राज्य के जरूरी मामलों पर चर्चा हो रही थी। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और भाव ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। बादशाह अकबर ने उन्हें देखा तो चिंतित हो गए। बीरबल, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, जहां पनाह, क्या कहूं। इस सल्तनत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। एक ऐसा अपराध हुआ है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। गजब हो गया अन्नदाता, गजब हो गया। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर ने कहा, साफ साफ बताओ बीरबल, हुआ क्या है? हमारी सल्तनत पर किसने हमला करने की हिम्मत की? बीरबल ने दुखी स्वर में कहा, नहीं जहां पनाह, हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया है। यह हमारे अपने ही शहर में हुआ एक घिनौना षड्यंत्र है। एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। अब तो बादशाह की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने लगभग डांटते हुए कहा, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि मामला क्या है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ईरान से एक सौदागर आया था। उसने मुझे कुछ खास किस्म के धनिये के बीज दिए थे। उसने बताया था कि ये धनिया सिर्फ ईरान के खास पहाड़ी इलाकों में उगता है और ये सल्तनत की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। उसने ये भी कहा था कि जब तक ये पौधा आपके राज्य में फलता फूलता रहेगा, आपकी सल्तनत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैंने उन बीजों को अपने बगीचे में बोया और दिन रात उनकी देखभाल की। वे पौधे अब लहलहाने लगे थे और मैं सोच रहा था कि जल्द ही उन्हें आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन कल रात एक बकरी ने उन सभी पौधों को खा लिया। जहां पनाह, उस बकरी ने सिर्फ धनिया नहीं खाया, उसने इस सल्तनत की खुशहाली को खा लिया है। ये एक बहुत बड़ा अपशकुन है। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल आज कोई बचकानी बात कर रहे हैं। एक बकरी के धनिया खाने से सल्तनत पर क्या मुसीबत आ सकती है? लेकिन बीरबल के चेहरे पर गंभीरता ऐसी थी कि किसी की हंसने की हिम्मत नहीं हुई। बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। एक तरफ तो उन्हें यह बात बड़ी हास्यास्पद लग रही थी,
लेकिन दूसरी तरफ बीरबल पर उनका विश्वास अटूट था। वो जानते थे कि बीरबल कभी कोई बात बिना वजह नहीं कहते। उन्होंने पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या एक बकरी हमारी सल्तनत की किस्मत का फैसला करेगी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बात सिर्फ बकरी की नहीं है, बात उस पवित्र पौधे की है। हो सकता है ये हमारे दुश्मनों की कोई चाल हो। उन्होंने जानबूझकर उस बकरी को भेजा हो ताकि हमारी सल्तनत पर देवीय प्रकोप आ जाए। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। अकबर के एक और मंत्री मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ रहते थे, को मौका मिल गया। वो खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मुझे तो ये बीरबल का पागलपन लगता है। एक बकरी के धनिया चर लेने को ये सल्तनत से जोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से बीरबल पर काम का बोझ ज्यादा हो गया है। इन्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। कई और दरबारियों ने भी मुल्ला दो प्याजा की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अकबर अभी भी दुविधा में थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हारी बात मानते हैं, बताओ अब क्या किया जाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे पहले तो उस अपराधी बकरी और उसकी मालकिन को गिरफ्तार किया जाए। उनसे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने किसके कहने पर यह काम किया, और जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता, पूरे राज्य में शोक की घोषणा कर दी जानी चाहिए। अब तो बादशाह अकबर का भी सिर चकरा गया। एक बकरी के लिए पूरे राज्य में शोक, ये तो हद थी। लेकिन बीरबल की बातों में जो आत्मविश्वास और गंभीरता थी, उसे वे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि उस बकरी और उसकी मालकिन को तुरंत गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में सिपाही उस बूढ़ी औरत शांति और उसकी बकरी चंपा को लेकर दरबार में हाजिर हुए। शांति डर के मारे थरथर कांप रही थी। चंपा बेचारी मासूमियत से दरबार की शान शौकत देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बादशाह अकबर ने गरजती हुई आवाज में शांति से पूछा, बुघिया, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी इस बकरी ने कितना बड़ा अपराध किया है? इसने शाही धनिये के उन पौधों को खा लिया है जो हमारी सल्तनत की रक्षा करते थे। बताओ, तुमने किसके कहने पर यह साजिश रची? शांति बेचारी रोने लगी। नहीं जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एक गरीब औरत हूं। मेरी बकरी गलती से बीरबल जी के बगीचे में चली गई होगी। वो तो एक जानवर है, उसे भले बुरे की क्या पहचान? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। बीरबल बीच में बोले, जहां पनाह, ये औरत झूठ बोल रही है। इसकी आंखों में देखिए, ये कितनी चालाक लग रही है। जरूर किसी दुश्मन ने इसे सोने की अशर्फियों का लालच दिया होगा। अब तो मामला और भी गंभीर हो गया। बादशाह ने जल्लाद को बुलाने का आदेश दे दिया। जल्लाद को देखकर शांति के होश उड़ गए। वो बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और अपनी जान की भीख मांगने लगी। ये सब देखकर बादशाह अकबर का दिल भी पसीज रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक तरफ बीरबल की चेतावनी थी और दूसरी तरफ एक गरीब लाचार औरत के आंसू। उन्होंने दरबार को कल तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि वो इस पर विचार करके कल अपना फैसला सुनाएंगे। शांति और उसकी बकरी को जेल में डाल दिया गया। उस रात बादशाह अकबर को नींद नहीं आई। वो पूरी रात अपने महल में टहलते रहे। उन्हें बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या वो एक बकरी और कुछ धनिये के पत्तों के लिए एक बेकसूर औरत को सजा देने जा रहे हैं? क्या उनकी सल्तनत इतनी कमजोर है कि एक जानवर उसे हिला सकता है? लेकिन फिर उन्हें बीरबल का चिंतित चेहरा याद आ जाता। वो सोचते कि बीरबल कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर इस मामले में कोई गहरा राज है। ये खबर धीरे धीरे पूरे आगरा शहर में फैल गई। बकरी ने शाही धनिया खा लिया, अब सल्तनत पर मुसीबत आएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ ने कहा कि ये प्रलय का संकेत है, कुछ ने कहा कि आसमान से आग बरसेगी। बाजारों में व्यापारी अपना सामान समेटने लगे। लोगों में एक अजीब सा डर और बेचैनी फैल गई। जो शहर हमेशा चहल पहल से गुलजार रहता था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया।
अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी के चेहरों पर एक अनजाना खौफ था। बादशाह अकबर भी बहुत परेशान और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने एक बार फिर शांति और उसकी बकरी को पेश करने का आदेश दिया। शांति को फिर से कटघरे में खड़ा किया गया। बादशाह ने उससे आखिरी बार पूछा, सच सच बताओ, इसके पीछे कौन है? अगर तुमने सच बता दिया तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। शांति रोते हुए बस यही कहती रही, मैं बेकसूर हूं, जहांपनाह, मेरी बकरी नादान है। बादशाह अकबर अब एक फैसले पर पहुंच चुके थे। उन्होंने भारी मन से कहा, चूंकि ये अपराध बहुत गंभीर है और इससे पूरी सल्तनत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इसलिए इस बकरी को मौत की सजा दी जाती है और इसकी मालकिन को लापरवाही के जुर्म में 10 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। ये फैसला सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। शांति वही बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद बकरी को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। चंपा बेचारी डरकर अपनी मालकिन के पास दुबकने की कोशिश करने लगी। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और जोर से हंसे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा दरबार गूंज उठा। सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बीरबल, ये क्या बेहुदगी है? यहां एक गंभीर मसले पर फैसला सुनाया जा रहा है और तुम हंस रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बीरबल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, मुझे माफ करे जहांपनाह, लेकिन मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि हमारी महान मुगल सल्तनत की नींव इतनी कमजोर है कि उसे एक बकरी हिला सकती है। अकबर ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि ये एक गंभीर मामला है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैंने ही कहा था, लेकिन मैं तो बस ये देखना चाहता था कि हमारी सल्तनत में बुद्धि और विवेक का स्तर क्या है। मैं ये परखना चाहता था कि क्या हम छोटी छोटी बातों को सुनकर घबरा जाते हैं या फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब धीरे धीरे बादशाह अकबर और बाकी दरबारियों को बात समझ में आने लगी। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, ये सच है कि इस बकरी ने मेरे बगीचे का धनिया खा लिया। ये भी सच है कि वो धनिया ईरान से आया था, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है कि उसका सल्तनत की खुशहाली से कोई लेना देना था। वो तो बस एक स्वादिष्ट और खुशबूदार धनिया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने ये सारा नाटक इसलिए रचा ताकि मैं आप सबको एक सबक सिखा सकूं। कैसा सबक? बादशाह ने पूछा। उनका गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था। बीरबल ने कहा, पहला सबक ये, जहांपनाह, कि हमें सुनी सुनाई बातों पर या अपशकुनों पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। एक शासक को हमेशा तर्क और विवेक से काम लेना चाहिए। अगर एक बकरी के कुछ पत्ते खा लेने से सल्तनत खतरे में पड़ सकती है, तो हमें अपनी सेना और अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। दूसरा सबक, बीरबल ने अन्य दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, यह हमारे उन सलाहकारों के लिए है जो हाँ में हाँ मिलाना ही अपना धर्म समझते हैं। जब मैंने ये बात कही तो आप में से किसी ने भी इसका विरोध करने या इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। सबने बस मान लिया कि मैं कह रहा हूं तो सही ही होगा। एक अच्छा सलाहकार वो होता है जो राजा को सही और गलत का फर्क बताए, न कि उसकी हर बात पर सिर हिलाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, बीरबल ने शांति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है कि न्याय करते समय हमें कभी भी किसी के पद को नहीं, बल्कि सच्चाई को देखना चाहिए। ये एक गरीब और लाचार औरत है, इसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने, आपके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने इसके खिलाफ आरोप लगाया, आप सबने इसे दोषी मान लिया। अगर आज मैं सच सामने न लाता तो एक बेकसूर को सजा हो जाती और एक बेजुबान जानवर मारा जाता। क्या यही हमारा न्याय है? बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी गद्दी से उठे और सीधे शांति के पास गए। उन्होंने उसे उठाया और कहा, माई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी मान लिया।
उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया कि शांति को 100 सोने की अशर्फियां दी जाए और उसकी बकरी के लिए शाही तबेले से चारे का इंतजाम किया जाए। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें जो सबक सिखाया है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने साबित कर दिया कि एक सल्तनत तोपों और तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और न्याय से चलती है। तुम्हारी जगह हमारे नवरत्नों में बिल्कुल सही है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। जिन दरबारियों ने बीरबल का मजाक उड़ाया था, उनके सिर शर्म से झुक गए। शांति खुशी खुशी अपनी बकरी चंपा के साथ घर लौट गई। और इस तरह एक बकरी के धनिया खाने की एक छोटी सी घटना मुगल सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई। ये कहानी आज भी सुनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति एक साधारण सी बात को भी एक गहरे ज्ञान का स्रोत बना सकता है, और कैसे एक महान शासक वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का साहस रखता है। वो दिन भी हमेशा की तरह ढल गया, लेकिन आगरा के लोगों के मन में और बादशाह अकबर के दिल में एक नई सुबह का सूरज उगा गया था, विवेक और सच्चे न्याय का सूरज। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, और हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम एक सुनहरी इबारत की तरह लिखा जा चुका था। आगरा, जो उस सल्तनत की धड़कन था, हर सुबह एक नई उम्मीद और एक नई हलचल के साथ जागता था। यमुना के घाटों पर लोगों की भीड़, बाजारों में सौदागरों का शोर और शाही किले से आती हुई नौबत की आवाजें, ये सब मिलकर उस शहर की जिंदादिली का सबूत देते थे। इसी किले के दीवान आम में, जहां से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले लिखे जाते थे, एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये मुकदमा न किसी जागीरदार का था, न किसी बागी का, न किसी चोर या कातिल का। ये मुकदमा था एक बकरी का, और इल्जाम था शाही फरमान की तौहीन और सल्तनत के साथ गद्दारी। ये कहानी शुरू होती है किले की दीवारों से कुछ दूर एक संकरी गली में बसे एक छोटे से घर से। उस घर में गंगा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। गंगा के जीवन में सिवाय उसकी एक बकरी के और कोई नहीं था। उसने उस बकरी का नाम चंचला रखा था, और वो सचमुच अपने नाम की तरह ही चंचल थी। गंगा उसे अपनी औलाद की तरह मानती थी। उसे अपने हाथों से खिलाती, नहलाती और उससे बातें करती। चंचला की में की आवाज ही गंगा के सुने घर का संगीत थी। उसी दौरान बादशाह अकबर ने अपनी सल्तनत में जमीन के बंदोबस्त को लेकर एक नया कानून बनाने का फैसला किया था। इस कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी उनके एक काबिल मंत्री और खजांची इनायत खान को सौंपी गई थी। इनायत खान दिन रात एक करके उस फरमान का मसौदा तैयार कर रहे थे। ये एक बहुत ही नाजुक काम था, क्योंकि इसमें की गई एक छोटी सी गलती भी लाखों किसानों की जिंदगी पर असर डाल सकती थी और सल्तनत में बगावत की आग भड़का सकती थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद जब फरमान का आखिरी मसौदा तैयार हो गया, तो इनायत खान ने उसे एक खास ईरानी कागज पर सुनहरी स्याही से लिखवाया और उसे बादशाह के सामने पेश करने से पहले अपनी हवेली में ले आए, ताकि एक बार और उसकी जांच कर सके। इनायत खान की हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके पीछे एक छोटा सा बाग भी था। उस शाम वो बाग में बैठे उस फरमान को पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई और फरमान उनके हाथ से छूटकर पास की घास पर गिर गया। उसी वक्त गंगा की बकरी चंचला, जो न जाने कैसे अपनी रस्सी तुड़ाकर घूमते घूमते इनायत खान की हवेली के बाग में घुस आई थी, की नजर उस कागज पर पड़ी। चंचला के लिए तो वो कागज, जो घास और पेड़ पौधों से ही बनता था, एक स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने बड़े चाव से उस कीमती फरमान को चबाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आधा फरमान साफ कर गई। बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा अपने मुंह में दबाए वो वहां से रफूचक्कर हो गई।
जब इनायत खान की आंख खुली और उन्होंने फरमान को गायब पाया तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कागज के कुछ चबाए हुए टुकड़े और एक बकरी के खुरों के निशान दिखाई दिए। वो निशानों का पीछा करते हुए गंगा की झोपड़ी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि चंचला बड़े आराम से उस शाही फरमान के बचे खुचे हिस्से को जुगाली कर रही थी। इनायत खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उनकी महीनों की मेहनत और उनकी इज्जत का सवाल था। अगर बादशाह को पता चलता कि इतना जरूरी फरमान एक बकरी खा गई तो उनकी खैर नहीं थी। उन्होंने फौरन सिपाहियों को बुलाया और गंगा और उसकी बकरी चंचला को गिरफ्तार करवा दिया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने शाही फरमान को जानबूझकर नष्ट किया है, जो सल्तनत से बगावत के बराबर है। अगले दिन दीवानाम खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, अमीर और उमरा अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। उनके सामने कटघरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी कांप रही थी और उसके बगल में एक बकरी मासूमियत से चारों तरफ देख रही थी। मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। इनायत खान ने आगे बढ़कर पूरी घटना बयान की। उन्होंने कहा, आलमपना, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये सल्तनते मुगलिया की इज्जत पर हमला है। इस औरत ने अपनी बकरी को जानबूझकर मेरे बाग में भेजा ताकि वो उस अहम फरमान को नष्ट कर सके जिस पर लाखों लोगों का भविष्य निर्भर था। मुझे शक है कि ये हमारे दुश्मनों की कोई गहरी साजिश है। इस औरत और इसकी बकरी को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी शाही आदेशों की तौहीन करने की हिम्मत न कर सके। बादशाह अकबर ने गंगा की तरफ देखा। बुढ़िया, क्या तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है उसे कबूल करती हो? गंगा रोते हुए बोली, नहीं जहांपनाह, मैं बेकसूर हूं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि फरमान क्या होता है। मेरी बकरी एक नासम जानवर है। वो गलती से मंत्री जी के बाग में घुस गई होगी और घास फूस समझकर उस कागज को खा लिया होगा। हुजूर, हम गरीबों की दुनिया में कागज की कीमत नहीं होती। हमें माफ कर दीजिए। दरबार में बैठे कई मंत्री जो बीरबल से जलते थे, खासकर मुल्ला दो प्याजा को एक मौका मिल गया। वो खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, ये औरत झूठ बोल रही है और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये जानवर नासम है तो भी कानून तो सबके लिए बराबर है। अपराध तो हुआ है। अगर आज हमने एक जानवर को माफ कर दिया तो कल को लोग अपने कुत्तों और बिल्लियों से अपराध करवाएंगे और कहेंगे कि वे तो नासमझ हैं। सल्तनत का इकबाल बुलंद रखने के लिए इस बकरी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कई और दरबारियों ने भी मुल्ला दो प्याजा की बात का समर्थन किया। दरबार में फांसी दो का शोर गूंजने लगा। बादशाह अकबर एक बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ कानून और सल्तनत की इज्जत का सवाल था तो दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर की जान का। यह फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या एक बकरी को फांसी देना न्यायसंगत होगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर कटघरे में खड़ी बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी के सिर पर हाथ फेरा और फिर बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, मुल्ला जी ने बिल्कुल सही फरमाया। कानून सबके लिए बराबर है और न्याय का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि फैसला सुनाने से पहले मुजरिम को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, आज मान गए तुम्हारी अक्ल को। अब क्या ये बकरी हमें अपनी कहानी सुनाएगी? लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। बादशाह अकबर भी हैरान थे। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो?
एक जानवर कैसे गवाही दे सकता है? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, हर जीव की अपनी भाषा होती है। अगर आप इजाजत दें और मुझे 24 घंटे का समय दें, तो मैं इस बकरी की भाषा सीखकर इसकी गवाही आपके सामने पेश कर सकता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव था। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल हार मानकर समय मांग रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने की तरकीब है। इसे कोई मोहलत न दी जाए। लेकिन बादशाह अकबर बीरबल को जानते थे। उन्हें पता था कि बीरबल की किसी भी बात के पीछे कोई न कोई गहरा राज होता है। उन्हें इस अजीबोगरीब मुकदमे में कुछ रोमांच भी नजर आ रहा था। उन्होंने फैसला सुनाया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। कल इसी वक्त तुम्हें इस बकरी की गवाही पेश करनी होगी। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो इस बकरी के साथ साथ तुम्हें भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुमने दरबार का कीमती वक्त बर्बाद किया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बीरबल की इज्जत और जान दोनों दांव पर लग गई थी। बीरबल ने बादशाह का हुक्म कबूल किया और गंगा तथा उसकी बकरी को अपने साथ ले गए। अगले दिन दरबार का माहौल देखने लायक था। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई थी कि आज एक बकरी दरबार में गवाही देने वाली है। दीवाना में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग ये अनोखा तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़े थे। जल्लाद को भी फांसी का फंदा तैयार रखने का हुक्म दे दिया गया था, ताकि अगर बीरबल नाकाम हो तो फौरन सजा दी जा सके। निश्चित समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ वो बकरी चंचला भी थी, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से नहला धुलाकर सजाया था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे और कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। बीरबल बकरी को लेकर गवाहों के कटघरे में गए। पूरा दरबार सांस रोके हुए ये देख रहा था। बीरबल ने बकरी की तरफ झुककर कुछ फुसफुसाया और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुजरिम गवाही देने के लिए तैयार है। मैं इसका तर्जुमान यानी अनुवादक बनूंगा। मैं इससे सवाल पूछूंगा और ये जो भी अपनी भाषा में जवाब देगी, मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे। ये सरासर पागलपन है। बादशाह ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बीरबल को आगे बढ़ने की इजाजत दी। बीरबल ने बकरी की आंखों में देखते हुए पूछा, चंचला, क्या तुम ये कबूल करती हो कि तुमने मंत्री इनायत खान का कीमती फरमान खाया है? बकरी ने बीरबल को देखा और अपनी आदत के अनुसार जोर से मैं की। बीरबल तुरंत बादशाह की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, ये कह रही है, हां, मैंने वो कागज खाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कोई फरमान है। मैं एक जानवर हूं। मेरे लिए हरा पत्ता और कागज, जो पत्तों से ही बनता है, एक समान है। भूख लगी थी तो खा लिया। दरबार में कुछ लोगों ने सिर हिलाया। बात तो तर्कसंगत थी। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, लेकिन तुम मंत्री जी के बाग में क्यों गई? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें वहां भेजा था? बकरी ने फिर से मैं की लंबी रट लगाई। बीरबल ने अनुवाद किया, आलम पनाह, ये कह रही है, मेरी मालकिन निर्दोष है। उसने तो मुझे खूंटे से बांधा था। लेकिन मंत्री इनायत खान के बाग का माली बहुत लापरवाह है। उसने बाग का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अंदर की हरी हरी घास देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और अंदर चली गई। अब सबकी नजरें इनायत खान की तरफ घूम गई। उनके चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। बीरबल ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुमने वो फरमान खाया, ये तुम्हारी नादानी थी। लेकिन क्या उस घटना के बारे में तुम कुछ और बताना चाहती हो? क्या वहां कुछ और भी हुआ था? इस बार बकरी कुछ देर खामोश रही। फिर उसने अपना सिर उठाया और बहुत जोर से दर्द भरी आवाज में मैं चिल्लाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कोई गहरा रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और एक गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह,
ये एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा कर रही है। पूरा दरबार उत्सुकता से भर गया। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर आगे की ओर झुक गए। क्या कह रही है ये? बीरबल ने कहा। ये कह रही है, जब मैं उस कागज को खा रही थी तब मैंने मंत्री इनायत खान को अपने मुंशी से बात करते हुए सुना। वो बहुत घबराए हुए थे। वो अपने मुंशी से कह रहे थे कि उनसे उस फरमान में हिसाब किताब की एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर ये फरमान बादशाह के सामने पेश हो गया और कानून बन गया तो सल्तनत के खजाने को लाखों का नुकसान होगा और कई इलाकों में किसान बगावत कर देंगे। मंत्री जी कह रहे थे कि अगर ये गलती पकड़ी गई तो बादशाह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे थे, काश ये फरमान कहीं गायब हो जाए, जल जाए या इसे कोई जानवर खा जाए तो मेरी जान बच जाए। बीरबल एक पल के लिए रुके, फिर बोले, बकरी आगे कहती है कि मंत्री जी ने जब उसे वो कागज खाते हुए देखा तो उन्होंने उसे भगाया नहीं, बल्कि वो छिपकर देखने लगे और खुश हुए कि चलो अब सारा इल्जाम इस जानवर पर आ जाएगा और मेरी गलती भी छिप जाएगी। बीरबल की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। इनायत खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पसीने से तरबतर हो गए और कांपती हुई आवाज में चिल्लाए, ये झूठ है, सरासर झूठ। ये बीरबल मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। एक जानवर भला कैसे ये सब बता सकता है? बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, जानवर झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर मंत्री जी को यकीन नहीं है तो सच्चाई का पता लगाने का एक और तरीका है। उस फरमान का एक कच्चा मसौदा जरूर मंत्री जी के दफ्तर में होगा। अगर उसकी जांच की जाए तो हिसाब किताब की गलती का पता चल सकता है। बादशाह अकबर की आंखें किसी बाज की तरह तेज थी। उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को इनायत खान की हवेली और दफ्तर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। इनायत खान वही जमीन पर गिर पड़े जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जानवर को माफ कर दिया तो कल को लोग अपने कुत्तों और बिल्लियों से अपराध करवाएंगे और कहेंगे कि वे तो नासमझ हैं। सल्तनत का इकबाल बुलंद रखने के लिए इस बकरी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कई और दरबारियों ने भी मुल्ला दो प्याजा की बात का समर्थन किया। दरबार में फांसी दो का शोर गूंजने लगा। बादशाह अकबर एक बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ कानून और सल्तनत की इज्जत का सवाल था तो दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर की जान का। यह फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या एक बकरी को फांसी देना न्यायसंगत होगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर कटघरे में खड़ी बकरी के पास गए। उन्होंने बकरी के सिर पर हाथ फेरा और फिर बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी ने बिल्कुल सही फरमाया। कानून सबके लिए बराबर है और न्याय का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि फैसला सुनाने से पहले मुजरिम को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसते हुए कहा, वाह बीरबल वाह, आज मान गए तुम्हारी अक्ल को। अब क्या ये बकरी हमें अपनी कहानी सुनाएगी? लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। बादशाह अकबर भी हैरान थे। बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? एक जानवर कैसे गवाही दे सकता है? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, हर जीव की अपनी भाषा होती है। अगर आप इजाजत दें और मुझे 24 घंटे का समय दें तो मैं इस बकरी की भाषा सीखकर इसकी गवाही आपके सामने पेश कर सकता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक प्रस्ताव था। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल हार मानकर समय मांग रहे हैं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने की तरकीब है, इसे कोई मोहलत न दी जाए। लेकिन बादशाह अकबर बीरबल को जानते थे। उन्हें पता था कि बीरबल की किसी भी बात के पीछे
कोई न कोई गहरा राज होता है। उन्हें इस अजीबोगरीब मुकदमे में कुछ रोमांच भी नजर आ रहा था। उन्होंने फैसला सुनाया, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 दिन का समय देते हैं। कल इसी वक्त तुम्हें इस बकरी की गवाही पेश करनी होगी। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रहे तो इस बकरी के साथ साथ तुम्हें भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि तुमने दरबार का कीमती वक्त बर्बाद किया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बीरबल की इज्जत और जान दोनों दांव पर लग गई थी। बीरबल ने बादशाह का हुक्म कबूल किया और गंगा तथा उसकी बकरी को अपने साथ ले गए। अगले दिन दरबार का माहौल देखने लायक था। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई थी कि आज एक बकरी दरबार में गवाही देने वाली है। दीवाना में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग ये अनोखा तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़े थे। जल्लाद को भी फांसी का फंदा तैयार रखने का हुक्म दे दिया गया था, ताकि अगर बीरबल नाकाम हो तो फौरन सजा दी जा सके। निश्चित समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके साथ वो बकरी चंचला भी थी, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से नहला धुलाकर सजाया था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे और कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। बीरबल बकरी को लेकर गवाहों के कटघरे में गए। पूरा दरबार सांस रोके हुए ये देख रहा था। बीरबल ने बकरी की तरफ झुककर कुछ फुसफुसाया और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुजरिम गवाही देने के लिए तैयार है। मैं इसका तर्जुमान यानी अनुवादक बनूंगा। मैं इससे सवाल पूछूंगा और ये जो भी अपनी भाषा में जवाब देगी, मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा। मुल्ला दो प्याजा जोर से हंसे। ये सरासर पागलपन है। बादशाह ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बीरबल को आगे बढ़ने की इजाजत दी। बीरबल ने बकरी की आंखों में देखते हुए पूछा, चंचला, क्या तुम ये कबूल करती हो कि तुमने मंत्री इनायत खान का कीमती फरमान खाया है? बकरी ने बीरबल को देखा और अपनी आदत के अनुसार जोर से मैं की। बीरबल तुरंत बादशाह की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, ये कह रही है, हां, मैंने वो कागज खाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कोई फरमान है। मैं एक जानवर हूं। मेरे लिए हरा पत्ता और कागज, जो पत्तों से ही बनता है, एक समान है। भूख लगी थी तो खा लिया। दरबार में कुछ लोगों ने सिर हिलाया। बात तो तर्कसंगत थी। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, लेकिन तुम मंत्री जी के बाग में क्यों गई? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें वहां भेजा था? बकरी ने फिर से मैं की लंबी रट लगाई। बीरबल ने अनुवाद किया, आलम पनाह, ये कह रही है, मेरी मालकिन निर्दोष है। उसने तो मुझे खूंटे से बांधा था। लेकिन मंत्री इनायत खान के बाग का माली बहुत लापरवाह है। उसने बाग का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अंदर की हरी हरी घास देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और अंदर चली गई। अब सबकी नजरें इनायत खान की तरफ घूम गई। उनके चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। बीरबल ने अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुमने वो फरमान खाया, ये तुम्हारी नादानी थी। लेकिन क्या उस घटना के बारे में तुम कुछ और बताना चाहती हो? क्या वहां कुछ और भी हुआ था? इस बार बकरी कुछ देर खामोश रही। फिर उसने अपना सिर उठाया और बहुत जोर से दर्द भरी आवाज में मैं चिल्लाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कोई गहरा रहस्य समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और एक गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, ये एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा कर रही है। पूरा दरबार उत्सुकता से भर गया। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर आगे की ओर झुक गए। क्या कह रही है ये? बीरबल ने कहा, ये कह रही है, जब मैं उस कागज को खा रही थी, तब मैंने मंत्री इनायत खान को अपने मुंशी से बात करते हुए सुना। वो बहुत घबराए हुए थे। वो अपने मुंशी से कह रहे थे कि उनसे उस फरमान में हिसाब किताब की एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर ये फरमान बादशाह के सामने पेश हो गया और कानून बन गया, तो सल्तनत के खजाने को लाखों का नुकसान होगा और कई इलाकों में किसान बगावत कर देंगे। मंत्री जी कह रहे थे कि अगर ये गलती पकड़ी गई
तो बादशाह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कह रहे थे, काश ये फरमान कहीं गायब हो जाए, जल जाए, या इसे कोई जानवर खा जाए तो मेरी जान बच जाए। बीरबल एक पल के लिए रुके, फिर बोले, बकरी आगे कहती है कि मंत्री जी ने जब उसे वो कागज खाते हुए देखा तो उन्होंने उसे भगाया नहीं, बल्कि वो छिपकर देखने लगे और खुश हुए कि चलो अब सारा इल्जाम इस जानवर पर आ जाएगा और मेरी गलती भी छिप जाएगी। बीरबल की ये बात सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। इनायत खान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पसीने से तरबतर हो गए और कांपती हुई आवाज में चिल्लाए, ये झूठ है, सरासर झूठ। ये बीरबल मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। एक जानवर भला कैसे ये सब बता सकता है? बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, जानवर झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर मंत्री जी को यकीन नहीं है तो सच्चाई का पता लगाने का एक और तरीका है। उस फरमान का एक कच्चा मसौदा जरूर मंत्री जी के दफ्तर में होगा। अगर उसकी जांच की जाए तो हिसाब किताब की गलती का पता चल सकता है। बादशाह अकबर की आंखें किसी बाज की तरह तेज थी। उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को इनायत खान की हवेली और दफ्तर की तलाशी लेने